हमारे चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सीरीज़ का क्लास 7 का ज्योग्राफी का अध्याय 4। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी का, यानी ये जो है हमारा क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है। तो इसमें देखेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हम एक एक को देखेंगे, और ये हम पॉइंट वाइज यानी हर टॉपिक से एक टॉपिक से जो है हम प्रश्न को उठाए हैं वो और आपके सामने हम लाए हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो अंत में हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो अध्याय का नाम है हमारा वायु। क्या नाम है? एयर। वायु नाम है। तो वायु सबसे पहले हम समझेंगे कि वायु कहते किसको हैं। तो वायु की बात किया जाए तो वायु जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। क्या है वायु? क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। अब वायु में आता है वायुमंडल। वायु से क्या बनेगा हमारा? वायुमंडल। वायुमंडल की बात किया जाए तो मेरे मन में आता है कि आपके मन आएगा कि वायुमंडल कहते किसको है। तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। अगर देखा जाए ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, इसके चारों ओर पतली परत जो वायु का है इसको हम क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। अब वायुमंडल के संघटक की बात किया जाए, इसमें संगठन कौन कौन से हैं तो उसको समझेंगे। तो संगठन की बात की जाए तो वायुमंडल में ये इस इतने गैसों का मिश्रण है ना। वायु जो है इतने गैसों का मिश्रण है। और इसमें संगठन में देखा जाए तो नाइट्रोजन 78% आता है, ऑक्सीजन 21% आता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आता है, आर्गन 0.93% आता है, और अन्य गैसों की बात की जाए तो 0.04% आता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग किन दो गैसों से है, तो याद रखना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इससे मिलकर के हमारा वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग बनता है। अब जो जिसका सबसे बड़ा भाग है, अब हम सबसे पहले उसको देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा भाग जो है नाइट्रोजन का है जो 78% है। तो ये जो है 78% है। पौधे जीवाणु की मदद से नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी उसके जड़ में जो जीवाणु मौजूद होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है हमारा 21% है। मनुष्य एवं पशु सांस लेते हैं। जितने भी मनुष्य है और पशु हैं वो सभी जो है ऑक्सीजन को श्वास के रूप में लेते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पन्न करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है पेड़ पौधे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, यानी उसका उत्पादन करते हैं। अब बात आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो ये 0.03% है। कितना है? 0.03% है। मनुष्य एवं पशु इसे छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन कौन? मनुष्य और पशु करते हैं। पेड़ पौधे इसे ग्रहण करते हैं। यानी देखा जाए तो ये हमारा पेड़ है ना, ये हमारा पेड़ है, और यहाँ पर ये जो है मनुष्य है। ये क्या है? मनुष्य है। तो ये जो है ऑक्सीजन ये छोड़ा, ऑक्सीजन, और ये ग्रहण किया, और ये CO2 निकाला, CO2 निकाला और ये ग्रहण किया। ये प्रक्रिया चलता रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कोयला, खनिज इत्यादि ईंधन जलाने में उत्पन्न होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैसे उत्पन्न होता है? जब हम कोयला जला रहे हों, कोई खनिज जला रहे हों, उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। मात्रा अधिक होने से मौसम तथा जलवायु प्रभावित होते हैं और पौधे और पशु लुप्त होते जा रहे हैं। यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन हम महसूस भी कर रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ता जा रहा है, तो इससे क्या होता है कि मौसम हमारा बदल जाता है और जलवायु में भी परिवर्तन आता है। तो जिसके वजह से हमारे अड़ोस पड़ोस के देखोगे तो पेड़ पौधे गायब होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। कि जो पेड़ पौधे पहले हुआ करते थे वो अब नहीं है। कुछ पशु, कुछ पक्षियाँ विलुप्त होती जा रही हैं। अब है ये ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या बोला जाता है? ग्रीन हाउस गैस है, यानी हरित गृह प्रभाव गैस इसको बोला जाता है।
अब है वायुमंडल की संरचना। हमारा टॉपिक क्या है? वायुमंडल की संरचना। इसमें देखा जाए तो कुल 5 परत होते हैं। कितने परत होते हैं? कुल 5 परत होते हैं। आइए इन पांचों परत को हम अच्छे से समझते हैं। ये हमारा 5 परत है। यहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले क्षौभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर बाह्य मंडल आता है, फिर बहिर्मंडल आता है। ये 5 मंडल है जो आपको हमेशा याद रखना है, नीचे से ऊपर की ओर याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्षौभ मंडल होता है। आइए एक एक मंडल को हम विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्षौभ मंडल। क्षौभ मंडल की बात की जाए तो ये हमारा सबसे पहला क्षौभ मंडल। क्षौभ मंडल जो है वायु की सबसे महत्वपूर्ण परत है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो क्षौभ मंडल है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। औसत ऊंचाई कितना होता है? 13 किलोमीटर होता है। इसको याद रखना है। सभी मौसमी घटनाएं, यानी जितनी भी मौसमी घटना घटती है क्षौभ मंडल में घटती है, जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, ये सभी घटनाएं क्षौभ मंडलों में होती है। हम इसी मंडल में उपस्थित वायु से सांस लेते हैं। हम मानव जो श्वास लेते हैं वो इसी क्षौभ मंडल में उपस्थित गैस से ही लेते हैं। अब आता है हमारा समताप मंडल। क्या आता है? समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर, यानी समताप मंडल जो होता है ये हमारा क्षोभ मंडल है, तो इसके ऊपर का जो होता है वो समताप मंडल होता है। समताप मंडल, इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर। समताप मंडल की ऊंचाई कितना होता है? 50 किलोमीटर होता है। बादलों एवं मौसमी घटना से फ्री होता है, यानी समताप मंडल में न बादल होते हैं, ना कोई मौसमी घटना घटित होती है। हवाई जहाज के लिए आदर्श, यानी हवाई जहाज, यहाँ कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होगी, बादल नहीं होगी, तो हवाई जहाज के लिए आदर्श कहलाता है, यानी आसानी से हवाई जहाज उड़ते हैं। ओजोन परत, यानी सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरण से रक्षा करती है। ओजोन परत जो है किस मंडल में पाए जाते हैं? तो इसका जवाब होगा समताप मंडल में पाए जाते हैं। ओजोन परत का काम क्या है? तो सूर्य से आने वाली हानिकारक जितने भी विकिरण हैं उससे हमारी रक्षा करना। अब आता है मध्य मंडल। क्या आता है? मध्य मंडल। मध्य मंडल की बात किया जाए तो समताप मंडल के ये ऊपर होता है बिल्कुल। औसत ऊंचाई जो है 80 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 80 किलोमीटर होता है। उल्का पिंड यहाँ आकर जल उठते हैं, यानी जो भी उल्का पिंड है ऊपर से गिर रहे हैं वो इस मंडल में आकर के जल उठते हैं। जैसे ये उल्का पिंड है, ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे हैं, तो इस मंडल में आकर के ये जल उठते हैं, इसमें आग पकड़ लेता है। अब है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल को हम अन्य नाम आयन मंडल से भी जानते हैं। बाह्य मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान तेजी से बढ़ता है। बाह्य मंडल में क्या होता है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान तेजी से बढ़ता है। औसत ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर होता है। आयन मंडल यानी बाह्य मंडल का ऊंचाई कितना होता है? 80 से 400 किलोमीटर होता है। रेडियो संचार का उपयोग, जितने भी रेडियो संचार हो गए, सैटेलाइट हो गए, वो सभी कहाँ? आयन मंडल या वायुमंडल में होता है। रेडियो तरंग का पुनः पृथ्वी पर परावर्तन कौन सा मंडल करता है? तो वायुमंडल करता है। अब हमारा आता है अंतिम बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, तो बहिर्मंडल की बात किया जाए तो सबसे ऊपरी परत वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत कौन सा होता है? बहिर्मंडल है। वायु की पतली परत, यहाँ जो है वायु की एकदम पतली परत पाई जाती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। यानी हम डायरेक्ट देखिए हीलियम और हाइड्रोजन की बात करें तो ये बहिर्मंडल में मौजूद है और यहाँ तैरते रहती है। अब हम पढ़ते हैं मौसम एवं जलवायु के बारे में। मौसम एवं जलवायु के बारे में देखेंगे, समझेंगे कि मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं। सबसे पहले मौसम की बात किया जाए तो मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की घटना होती है। मौसम क्या होता है? मौसम जो है प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की घटना होती है। अब जलवायु की बात की जाए तो दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान का जलवायु कहलाता है। क्या बोला गया? दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान का जलवायु कहलाता है। अब आता है हमारा मौसम के घटक। मौसम के घटक की बात करें तो इसमें 4 घटक होते हैं। सबसे पहला होता है तापमान यानी टेम्परेचर, दूसरा होता है पवन यानी विंड, तीसरा होता है वायु दाब जिसे कहते हैं एयर प्रेशर, चौथा होता है आर्द्रता ह्यूमिडिटी। ये याद रखना है कि मौसम के घटक कौन कौन से हैं? 4 हैं। कौन है? तापमान है, पवन है, वायु है और आर्द्रता है। तो सबसे पहले हम तापमान को देखेंगे, समझेंगे कि तापमान में क्या होता है। तापमान वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं।
क्या बोलते हैं, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। परिवर्तन की बात किया जाए, दिन रात या ऋतु परिवर्तन। तापमान जो है दिन में भी बदलता है, रात में भी बदलता है। ऋतु परिवर्तन होने से भी तापमान में परिवर्तन आता है, वही लिखा गया है यहाँ पर। अब है आपतन। आपतन यानी इसको सूर्य ताप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सूर्य ताप बोला जाता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। यानी ये हमारा देखा जाए तो सूर्य है। क्या है, ये हमारा सूर्य है। यहाँ से आने वाली जितने भी किरणें उसको पृथ्वी जितना रोक लेती है, यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको ही हम आपतन या सूर्यताप कहते हैं। अब है इसी में कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है। यानी आपतन सूर्यताप की बात किया जाए तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है। कैसे, वो हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, यानी भूमध्य रेखा है। क्या है, भूमध्य रेखा है। ये हमारा ध्रुव हो गया। उस ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, यानी साउथ पोल कहते हैं। तो यहाँ से इस ओर जाएंगे तब भी हमारा आपतन यानी सूर्यताप कमेगा, और यहाँ से इधर आएंगे तब भी आपतन कमेगा। यानी भूमध्य रेखा से हम चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर जाए या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाए तो आपतन कमता है। अब है वायुदाब। वायुदाब, तो वायु दाब की बात की जाए, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। क्या कहलाता है, कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर जाने पर वायुदाब घटता है। वायुमंडल में ऊपर जाने पर क्या होता है, वायुदाब घटता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। जैसे ये हमारा समुद्र है, समुद्र का सबसे निचला स्तर यहाँ है, तो यहाँ जो है वायुदाब सर्वाधिक होता है। और हम जब ऊपर जाते हैं वायुमंडल में, मान लीजिए यहाँ हवा में आ गए, तो यहाँ पे वायुदाब सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो वायु सदैव किधर से किधर की ओर, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। जैसे हमारा ये उच्च दाब क्षेत्र है और ये हमारा निम्न दाब क्षेत्र है, तो इस ओर से इस ओर हवा गमन करती है। तो उच्च दाब क्षेत्र और निम्न दाब क्षेत्र क्या होता है, तो थोड़ा सा उसको समझ लेंगे। ये हमारा गर्म जगह है, हवा यहाँ पर गर्म होने की वजह से वायु का है ऊपर उठ गई है, इसको हम बोलते हैं निम्न दाब क्षेत्र। और ये ठंडा होने की वजह से वायु नीचे जमा है, जिसको हम बोलते हैं उच्च दाब क्षेत्र। तो यहाँ पे देखा जाए तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु का गति होता है। अब इसमें दो होते हैं, वायु दाब में दो चीज होता है, एक होता है निम्न वायु दाब, दूसरा होता है उच्च वायु दाब। निम्न वायु दाब, उच्च वायु दाब। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न वायु दाब क्षेत्र बनता है। अब उच्च वायु दाब की बात करें तो कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है और भारी भी, जिसकी वजह से उच्च वायु दाब बनता है। अब आता है हमारा पवन। क्या आता है हमारा पवन। पवन की बात किया जाए तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को ही हम पवन कहते हैं। क्या कहते हैं, पवन। यानी उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर पवन की गति को, वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन 3 प्रकार के होते हैं। पवन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक अस्थायी पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। पवन 3 प्रकार के होते हैं, अस्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। अब सबसे पहला आता है हमारा अस्थायी पवने, यानी अस्थायी पवने। तो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने अस्थायी पवने हैं। अस्थायी पवने हैं क्या, फिर से देखते हैं। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने अस्थायी पवने हैं, वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती है। अस्थायी पवन जो है हमेशा 1 साल तक जो है किस निश्चित दिशा में चलती है। मौसमी पवने, ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। जैसे भारत में मानसूनी पवने। क्या है, ये पवने जो है विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है, जैसे भारत में मानसूनी पवने। अब है अस्थायी पवने। अस्थायी पवन की बात किया जाए, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो स्थल एवं समुद्री समीर,
स्थल एवं समुद्री समीर किसके उदाहरण है? तो स्थानीय पवन के उदाहरण है। अब नोट की बात किया जाए, भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र के गर्म एवं शुष्क स्थान, जैसे ये हमारा भारत का मैप है, अगर हम मैप के माध्यम से देखें समझे तो ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र हमारा, इस क्षेत्र में लू चलती है ना, लू चलती है। नोट पढ़ते हैं, पवन का नाम उसके आने, यानी पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी यानी पछुआ पवन कहते हैं। पवन का नामकरण क्या है? जिधर से वो आती है उसी नाम के आधार पर, उसी दिशा के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आ गया है, निम्न प्रमुख वायुदाब पेटी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रमुख वायुदाब पेटी। ये है हमारा प्रमुख वायुदाब पेटी, इसको हम समझते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखा जाए तो ये हमारा भूमध्य रेखा है। ये हमारा क्या है? भूमध्य रेखा है। ये बीचों बीच भूमध्य रेखा है, यहाँ पे डोलड्रम बनता है। और ये हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है जिसे हम मकर रेखा बोलते हैं। तो इस भूमध्य सागर रेखीय क्षेत्र में अधिक गर्मी होने की वजह से निम्न दाब क्षेत्र बनता है। तो ये ध्रुव है, इधर उच्च दाब क्षेत्र बनता है, तो इधर से हवा पवने निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाते हैं। तो इसमें देखिए अलग अलग क्षेत्रों में उच्च दाब क्षेत्र और निम्न दाब क्षेत्र बनते हैं, जिसकी वजह से उच्च दाब क्षेत्र से निम्न क्षेत्र दाब की ओर पवन जाती हुई प्रतीत होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब आता है आर्द्रता। क्या आता है हमारा? आर्द्रता। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्र दिन कपड़े आसानी से नहीं सूखते, जैसे पसीना। यानी क्या है ना कि वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं, कि आर्द्र दिन में कपड़े आसानी से नहीं सूखते हैं, जैसे पसीना। पसीना भी नहीं सूखता है ना आसानी से आर्द्र दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है वर्षा। वर्षा की बात किया जाए, वर्षा की बात किया, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाली वर्षण वर्षा कहलाती है। वर्षा 3 प्रकार की होती है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा। अब इसमें जो अभ्यास से प्रश्न बन रहे हैं हम उसकी बातें करते हैं। यह अभ्यास से बनने वाले प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? इसका आंसर हो जाएगा ओजोन लेयर, जो समताप मंडल में पाया जाता है। वायु की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सा है? तो क्षोभ मंडल महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि इसमें सभी मौसमी घटनाएं, हम जो श्वास लेते हैं वो सभी गैस क्षोभ मंडल में ही उपस्थित है। वायु की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, समताप मंडल। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब क्या होता है? वायुदाब घटता है। जब वृष्टि तरल रूप से पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्षा कहते हैं। अब है हमारा मिलान करने वाला व्यापारिक पवन है, को हम अस्थायी पवन कहते हैं। लू जो है स्थानीय पवन का उदाहरण है। मानसून मौसमी पवन का उदाहरण है। पवन वायु की क्षैतिज गति को हम पवन कहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 4। अगले वीडियो में हम चैप्टर 5 देखेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और दोस्तों में शेयर कर लेंगे। तब तक के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद।